सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, और पिछले क्लास में हमने 10 प्रश्नों को देखा था। अब इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 से। और इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो पहली क्लास है हमारी, उसको देखिए। और इसके बाद भी आप देख सकते हैं, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने सही सही और एग्जैक्ट कैसे आपको कम समय में बहुविकल्पी कर लेना है ये बता दिया है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने करा दिया है सही सही, और कम समय में आपकी प्रैक्टिस वहां भी अच्छी हो जाने वाली है। और आप लोगों ने ही पूरा रिक्वेस्ट किया कि हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कंटिन्यू किया जाए, तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए, इस तरीके से आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं पूरे समाप्त कराऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जितना आपके राजन सीरीज में दिया गया है। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप करिएगा, आप खुद से पहले करिएगा और उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। कॉपी पेन लेकर के ही क्लास में आपको बैठना है, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। ठीक, मेन चीज है प्रैक्टिस। आपको कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसी राजन सीरीज से और पवन सीरीज भी मैं कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ आपको इसमें मिल जा रहे हैं, और जो प्रश्न नहीं मिल रहे हैं वो भी मैं करा दूंगा। तो सारी चीजें करा दूंगा, और एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको मॉडल पेपर्स करा दूंगा। मॉडल पेपर्स पहले भी मैंने करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और एग्जाम टाइम में बिल्कुल पहले पहले मैं आपको मॉडल पेपर बना करके दूंगा, वहां से प्रश्न आपके आने ही आने हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हो, राजन सीरीज, पवन सीरीज और मेरे मॉडल पेपर्स कर लो आप, तो आप समझ लीजिए कि आपके 25 में 25 निश्चित हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ आपको, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो आप एग्जाम में पहले तो आपको टाइम कम पड़ेगा, और दूसरा आप गलत करके आओगे, गलतियां करके आओगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में आप, तब तक आपको दिक्कत हो जाएगी उस 1 घंटे में, जब आपको सारा क्वेश्चन पेपर जो है वह अटेम्प्ट करना रहेगा। और आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप 45 मिनट में ही कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए आप इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्रशिक्षुओं तक, देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें आप पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, और सभी विषय इसी तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 हमारा, प्रश्न संख्या 10 तक हमने देखा था। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है वह 8.4 मीटर है। अब एक गोला, जैसे आपका फुटबॉल होता है, उसका आपको व्यास दिया गया, मान लेते हैं ये इस तरीके से गोला है, तो ये जो है व्यास दिया गया है आपको। ठीक, और आपसे पूछ रहा है क्या सरफेस एरिया, मतलब ये जो मेरा हाथ का एरिया अगर इसको निकाल लिया जाए, ये अगर गोला है इस तरीके से, इसका अगर एरिया निकाल लिया जाए तो वही होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसे ये इस तरीके से गोला हम बनाए, तो ये जो कर्व एरिया रहता है, ये जो कर्व एरिया रहता है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे सरफेस एरिया का, तो ये होता है आपका 4πr²। यही फॉर्मूला आप लगा दोगे। अब सबसे पहले जब आपको व्यास दिया गया है, डायमीटर डी दिया गया है, तो ये है 8.4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2, व्यास बटे 2 होता है, इसका मान आ जाएगा 4.2। 4.2 आपको मान आ गया। अब एरिया आप निकालिए, सरफेस एरिया, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे पाई की वैल्यू रखिए 22/7, और आर की वैल्यू 4.2 का स्क्वायर, यानी कि 4.2 का 2 बार गुणा, तो ये देखिए 4 गुणे 22/7 गुणे 4.2 गुणे 4.2। अब 7 से काटेंगे हम ये 4.2 को, तो दशमलव अगर लगा देते हैं तो एक शून्य बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा, और 7 छक 42, तो 0.6 बार में ये पूरा जो है वह कट जाएगा। ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका
4 का गुणा होगा तो ये 88 हो जाएगा, और गुणे ये कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, और 6 चौक 24, 1 25, और 2 स्थान पे दशमलव यानी कि 2.52, इसका जो मान आ जाएगा 2.52। अब यही गुणा कर लीजिए आप, 2.52 में गुणा कर लीजिए 888 का, तो देखिए 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, और 8 पचे 40, 1 41, 4 लग गया हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर यही आ जाएगा आपका, क्योंकि 8 से फिर गुणा होना है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, हासिल लगेगा 8, 40 और 1 41, और 0 और 2, यही आएगा। तो 6 और ये 7 और ये 1 और ये 2 और ये 2, ठीक। तो ये आपका हो गया जोड़ इस तरीके से, और वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 221.76 ये आपको उत्तर मिल रहा है। जो सरफेस एरिया होगा, अब वैल्यू जो है मीटर में दी गई है, तो मीटर स्क्वायर में एरिया क्या आता है, स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है, तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने निकाला होगा मान, ये आपका आ जाता है 221.76 मीटर स्क्वायर। परीक्षा में आप यूनिट जरूर लिखिएगा, जो इकाई जिसमें आप निकालते हैं वो जरूर लिखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी अर्धगोले, फिर से गोले पे ही प्रश्न है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोले की बात हो रही है, अर्धगोला मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये आधा गोला इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस नीचे भी होता तो ये पूरा गोला हो जाता, ठीक। तो ये अर्धगोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखिए, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पिछले प्रश्न में हमने देखा था फॉर्मूला। अब अर्धगोले का कितना होगा, तो अर्धगोले का अगर लिखना चाहें, अर्धगोले का मतलब कि आधे का, अर्धगोला है मतलब कि गोले का आधा है, तो सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। इसका एरिया और उसका एरिया मिला करके 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका आधा कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर ये आपको मिल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही आपको दे रखा है, वैल्यू रख दीजिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 2 पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसके बाद आर स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए और बाकियों को एक तरफ भेज दीजिए, तो ये 308 गुणे 7 हो जाएगा, और फिर बटे में 2 गुणे 22 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए ये आपका 22 8, ये देखिए 11 से कट रहा है, तो 11 से काट दीजिए, तो ये 2 बार में कटेगा, और ये 2 बार में, और बचेगा 8, फिर उसके बाद 8 बार, 28 बार में पूरा कट जाएगा, तो 28 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 2, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4 हुआ, और फिर 4 से अगर 28 को काटते हैं तो 7 चौक 28, 4 बार में 7 बार में कट जाएगा, और ऊपर बचा 7 गुणे 7, और आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर यानी कि 7, और सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर में मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। गोले की त्रिज्या आपसे पूछा था, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड आपका केवल प्रश्न था, और थोड़ा सा आपको देखिए हिंदी भाषा जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है प्रश्न में, उस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न को आपको एक बार कायदे से पढ़ लेना है, ठीक। प्रश्न पढ़ने में कोताही नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से पहले अपने दिमाग में आप सॉल्व करिए कि क्या तरीका मैं लगाऊंगा कि सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, तो उसी तरीके को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने
जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया प्रश्न और आपको पता ही नहीं कि आगे सॉल्व कैसे करना है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा। तो इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस ये भी एक चीज आपको देती है। ये आपको लगता है कि अरे मैं तो देख ले रहा हूँ, सोल्यूशन कर ही ले रहा हूँ, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपसे कुछ गलतियां होती हैं, वो आप नोटिस करते हो और आगे दोहराते नहीं हो, और साथ ही साथ आपका दिमाग भी चलता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 5 मीटर है, उसके आधार का व्यास जो है वह 28 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ पर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसको समझिए कि एक बेलनाकार पाइप है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे जो है वह लगे रहते हैं आपके घर मोहल्ले में। तो जो लोहे वाले बिजली के खंभे होते हैं उस पे क्या होता है, उस पे पेंट होता है। अब मान लीजिए कि वही खंभा आपको पेंट करना है, इस तरीके से वो भी बेलनाकार होता है। ठीक, अब इसकी ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है। अब समझिए कि आपको पेंट कराना है और आपको खर्च निकालना है, तो आप खुद से सोचिए कि कैसे मैं खर्च निकालूंगा। तो जबकि आपको जो दर दिया गया है वह प्रति वर्ग मीटर दिया गया है, कि मान लेते हैं कि आप एक ठेकेदार हो और आप किसी अगले को ठेका दे रहे हो कि हाँ इसका, मान लेते हैं कि आप बिजली विभाग हो, अगले ठेकेदार को आप ठेका दे रहे हो कि इतना, ये इतने पाइप जो है वह तुम्हें पेंट करके देने हैं। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, वो आपको एक दर देगा कि ये इस दर पे आपका काम हम विभाग का करेंगे, 8 रुपए प्रति वर्ग। ठीक, तो उसके बाद वो खर्च कैसे निकालेगा, वो खर्च निकालेगा, वो देखेगा कितने खम्भे हैं और एक खम्भे में कितना सरफेस एरिया पेंट लगाना है। ठीक, तो इस तरीके से विभाग भी अपना कैलकुलेशन करेगा, वो भी करेगा। तो वही छोटा मोटा वही चीज है यहाँ पे, वही इसी तरीके का ये जनरल एप्लीकेशन डेली लाइफ में भी चीजों का होता है, गणित का ज्यादातर चीजों का एक समझ विकसित होता है। तो वही चीज है, जब आप पढ़े रहोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से कैसे खर्च निकलेगा। देखिए आपको एक, अगर एक एरिया इस तरीके से, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रंगने का रेट आपको पता है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर कितना हो गया, बराबर 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, मतलब 1 वर्ग बना लिया आपने। और 1 वर्ग मीटर का क्या हो गया, मतलब कि 1 वर्ग मीटर अगर रंगना हो तो हमें पता है कि दाम क्या है, वह 8 रुपए है। ठीक, अब हम अगर एरिया इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर इस पाइप में ये क्या होता है, ऊपर नीचे खोखला होता है, तो ये तो रंगाएगा नहीं। तो हमको ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, कर्व एरिया जो बोलते हैं, इसी का हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसका क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एरिया इसका है, और उसके बाद हम यहाँ से फिर दर से खर्च निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे हम। चलिए देखिए, एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई दे रखा है और आधार का व्यास जो है वह सेंटीमीटर में दे रखा है। आधार का व्यास जो है वो देखने वाली बात यहाँ पे है कि इन्होंने व्यास जो है, डायामीटर जो है वह 28 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। तो किसी एक चीज को आप क्या करिए कि किसी एक चीज को, अब देखिए दर जो है वो भी वर्ग मीटर में दे रखा है, तो दो चीजें जो है वह मीटर में दे रखी हैं। तो डायामीटर को भी आप मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। हाइट हमको दे रखा है 5 मीटर और व्यास, डायामीटर जो है व्यास ही लिख देता हूं, नहीं तो आप जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं आपको ज्यादातर लोगों को हिंदी में ही देना है, दिक्कत होगी। तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। वैसे समझ तो जाते होंगे आप लोग, लेकिन ठीक है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको दिक्कत होगी। अब देखिए व्यास जो है वह हमारा
28 सेंटीमीटर है। अब व्यास से हम निकालेंगे क्या, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकाल लेते हैं और त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, इस व्यास का आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो गया और इसको मीटर में हम बदल लेते हैं। तो त्रिज्या को जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दिया, 0.14, दो स्थान दशमलव खिसक जाएगा, दशमलव लग जाएगा और ये हो गया आपका 0.14। अब हम निकालते हैं इसका कितना एरिया हमको रंगना है, क्योंकि एक एरिया का हमको पता है 1 वर्ग मीटर का कितना लगना है, और जितना एरिया हमारा होगा हम उतने से गुणा कर देंगे, हमको दर पता है, हमारा खर्च आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, इसका सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए जो वृत्त होता है उसका जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इंटू एच अगर कर देते हैं तो ये हमको कर्व का एरिया मिल जाता है, 2 पाई आर इंटू एच। अब यहीं पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.14, गुणे हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक, अब 7 से काटेंगे इसको 0.14 को, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, देखिए पहले से ही दशमलव में है और मान लेते हैं इसमें हम दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद नहीं जाएगा पहले में तो शून्य बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0.02, 0.02 हो गया। अब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 यानी कि 0.1 आ जाएगा। तो अब ये 2 का गुणा आप 22 में कर लीजिए, ये हो जाएगा 44, और 0.02 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी कि 0.10, 0.10 ये हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो ये एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 44 का गुणा करेंगे 0.1 में तो हो जाएगा 4.1। ये हमारा मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब इसको हमको निकालना है क्या, इसको हमको निकालना है अब दर खर्च कितना आएगा। तो खर्च निकालने के लिए क्या कर लीजिए, यहीं पे खर्च निकाल लीजिए। खर्च निकालने के लिए आप क्षेत्रफल गुणे दर कर लीजिए, आपको खर्च मिल जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है 4.4 है और दर कितनी है 8 की है। अब देखिए 8 चौक 32, हासिल लगा 3, फिर 8 चौक 32 और 3 35 और एक स्थान पे दशमलव, 35.2 रुपए ये आपका खर्च हो जाएगा। एक इस बेलनाकार पाइप को रंगाने का जो खर्च हो जाएगा वह 35.2 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए आप। ठीक, मिला लीजिए इस प्रश्न को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। देखिए थ्योरी का प्रश्न है, क्या आपसे पूछ रहा है, चेक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, अथवा रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर कीजिए, वाहक चेक किसे कहते हैं। अब इसी प्रश्न में सारे ये आपके उत्तर मिल जाएंगे यहाँ पे कि चेक कितने प्रकार का होता है। तो चेक जो है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से चेक होते हैं, वाहक चेक या इसी को धारक चेक या बियरर चेक भी बोलते हैं। तो ये आपका पहला चेक हो गया। दूसरा हो जाता है आदेशित चेक या जिसे ऑर्डर चेक भी बोल देते हैं। और तीसरा होता है आपका रेखांकित चेक या क्रॉस चेक भी इसको बोल देते हैं। अब एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो वाहक चेक यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। देखिए कोई भी चेक होता है तो उसमें क्या होता है, चेक किस लिए दिया जाता है,
चेक देखिए आपके पास जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपके पास चेकबुक मिलती है आपको आपके अकाउंट की। अब अपने अकाउंट से आप कहीं पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को पैसा देना चाहते हैं, तो उसका नाम लिख करके, किसी कंपनी को देना चाहते हैं उस कंपनी का नाम लिख करके आप अपने हस्ताक्षर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नाम आ जाता है, यहाँ पे ऊपर डेट आ जाता है, यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, और यहाँ पे अमाउंट शब्दों में आ जाता है, और यहाँ पे अंकों में आ जाता है, और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाते हैं। इस तरीके से ये आपका चेक होता है, ठीक। ये समझ गए आप। अब चेक किसी अदर को पैसा देने के लिए, पेमेंट करने के लिए उपयोग होता है, ये आप समझ गए। अब जो वाहक चेक होता है वह जिसके नाम काटा गया है या कोई अदर भी बैंक में वह चेक ले जा करके वह पैसा ले सकता है, ये आपका होता है वाहक चेक। और दूसरा होता है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। अब आदेशित चेक का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी वाहक चेक में कि पैसा किसको मिलेगा, जिसके नाम से चेक कटा है कोई जरूरी नहीं कि वही जाके पैसा ले, जिसके पास भी ये चेक है वो जाकर के बैंक से पैसा ले सकता है। और दूसरा आ गया आपका आदेशित चेक कि वही व्यक्ति प्राप्त करेगा पैसा जिसके नाम जो है यह चेक काटा गया है। और तीसरा कैटेगरी आ जाता है रेखांकित चेक। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया जाता है, जैसे ये बोल दिया जाता है कि जिसके नाम काटा गया है उसके अकाउंट नंबर में ही पैसा जाएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, जब चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं इस तरीके से खींच दिया जाता है और खींचकर उसके मध्य एंड को नॉट निगोशिएबल अथवा अकाउंट पेई, ऐसे ए सी भी केवल आप लिख देंगे तो अकाउंट पेई ओनली लिख दिया जाता है, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली या नॉन निगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में, अकाउंट में, जो बैंक में अकाउंट है में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड को वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो रेखांकित चेक हो जाएगा वह रेखांकित चेक मतलब कि आपका पैसा जो है वह किसी खाते में ही जाएगा, और ज्यादातर जिसके नाम कटा है उसी के खाते में जाएगा। जब एंड को केवल लिखा रहेगा तो ये क्या होता है, ये जो लोग बिजनेस करते हैं जिनके चालू खाते होते हैं वह किसी दूसरे के चालू खाते में, करंट अकाउंट में भी ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट में है 4×5 ब्रैकेट बंद के घाते ऋण 2 भागा 1/10 के घाते 2 ब्रैकेट क्लोज धन 3/4। अब यहाँ पे देखिए इसको जहां भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा हो वहां पे आप चीजों को ध्यान से देखा करिए कि कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले जो बड़ा ब्रैकेट है, देखिए ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, खोलते हैं, फिर इसकी बाउंड्रीज को खोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो लोग कॉलोनी में रहते हैं, गेटेड कॉलोनी में, तो एक तरीके से समझिए कि ये आपके, आप अपने घर में हो तो सबसे पहले ये आप अपने घर का दरवाजा खोलोगे, फिर अपने घर का गेट जो है बाउंड्री गेट खोलोगे, फिर उसके बाद गेटेड कॉलोनी रास्ते पे भी गेट लगे होते हैं, ये उस तरीके से ये आपका बाद में खुलता है। फिर अब यहाँ पे समझिए किस तरीके से सॉल्व होती हैं चीजें। अब सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें देखते हैं क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक। अब ये मझला ब्रैकेट देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री है,
और फिर इसमें दो छोटे ब्रैकेट आ रहे हैं, ये आ रहा है और ये एक छोटा ब्रैकेट आ रहा है, ठीक। और दोनों के बीच जो है वह भाग हो रहा है। तो सबसे पहले जहां भी छोटे ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं उसमें जो चीजें हो रही हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करना अब आप स्टार्ट करिए। अब देखिए ये मझले ब्रैकेट के साथ एक जोड़ है, तो ये बाद में होगा, ठीक है। सबसे पहले जहां पे आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है उसमें जो चीजें दिख रही हैं उसको आप जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा है वो करके खत्म करोगे, इस ब्रैकेट को हटाओगे, फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को हटाओगे और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है तो बड़े ब्रैकेट को आप हटाओगे। और हटाने के बाद आपको यहाँ पे एक संख्या मिल जाएगी, फिर जुड़ती हुई एक संख्या यहाँ पे मिल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको स्टेप बता दिए। अब कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करते बस चले जाना है आपको। सॉल्व करिए और उत्तर कमेंट करिए, तब तक मैं भी आपके लिए सॉल्व करता हूं। देखिए ये हो गया आपका, छोटे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 4 गुणे 5 हो रहा है, तो सीधे सीधे गुणा कर लीजिए नॉर्मल 20, और 20 के घाते क्या है, ऋण 2, और भागा फिर छोटा ब्रैकेट 1/10 के घाते 2, मझला ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4, ठीक। अब इसको देखिए लिखा है 20 के घाते ऋण 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 के घाते 2, इतना लिख सकते हैं धन 2। जो ऋण 2 था वो धन 2 हो गया, क्योंकि कहीं पे अगर a के घाते ऋण m लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 1/a के घाते धन m, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद फिर इसको देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटे 10 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ये हो गया 3/4। अब इसके बाद इस मझले ब्रैकेट में देखिए दो भिन्न जो है वह आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनको लिख लीजिए। पहले तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और धन ये हो जाएगा 1/100। अब 400 और ये आप 100 का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और यहाँ 400 पहले से था, कोई अंतर नहीं आया, और ये 100 का 400 हर हो गया, यानी कि हर 4 गुना हुआ तो अंश भी 4 गुना होगा, तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा, और धन 3/4 ये हो गया। अब ये देखिए एक धन, अब ब्रैकेट भी खुल गया। अब इसके बाद इसको देखिए तो इसको लिख सकते हैं 5/400 और धन 3/4, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करिए। अब दोनों भिन्नों को जोड़िए, दोनों भिन्नों को जब आप जोड़ेंगे तो दोनों का हर 400 करना पड़ेगा। 400 करेंगे तो इसका 5 का हर तो 400 पहले से था, तो कोई अंतर आया नहीं, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे 4 था और 400 हुआ, यानी कि 100 का गुणा हुआ, तो ऊपर 3 में 100 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए 5 गुणे 5 धन 3 गुणे 100 यानी कि 300 और बटे 400। अब ये आ गया आपका, ऊपर अंश जुड़ेगा 5 300 में, 305/400। अब ये आपका सरलतम रूप आ गया। अब इससे आगे भी एक सरलतम रूप आप प्राप्त कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो ये 5 छक 30 आपका हो जाएगा, 5 छक 30 और 1 ये हो गया, और ये 5 अट्ठे 40 और 0 80, तो ये आपका आ जाएगा 61/80, ये आपका उत्तर हो जाएगा 61/80। इस तरीके से इसको प्रश्न संख्या 15 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 61/80 जो आ जाएगा इसका सरल रूप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जहां भी ब्रैकेट्स होंगे आपको घबराना नहीं है। छोटा ब्रैकेट मतलब घर का गेट, मझला ब्रैकेट मतलब कि आपके बाउंड्री का गेट, और बड़ा ब्रैकेट तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके गांव पे एक गेट बना होगा वो समझ लीजिए, या फिर आपके कॉलोनी में गेट बना होगा वो समझ लीजिए। तो इस तरीके से सबसे पहले जब आपको घर से बाहर जाना है, प्रश्न को हल करना है, तो आपको अपना गेट खोलना होगा, फिर बाउंड्री वाला गेट खोलना होगा, फिर उसके बाद आपको गांव के बाउंड्री से बाहर जाना होगा,
कॉलोनी की बाउंड्री से बाहर जाना होगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग में पैटर्न याद रहे इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं गुणनखंड के। आपको जब ये प्रश्न आप सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब 8-10 प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे ना तो ये इतना इजी लगेगा आपको, इतना इजी लगेगा कि आप झट से सॉल्व इसको करना चाहोगे। तो यही चीज यहाँ पे आपको अपनानी है। देखिए 3x² प्लस 10x माइनस 8 ये लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, x² का गुणांक कितना है, 3 है। a 3 हो गया, b 10 हो गया, c -8। चिन्हों का ध्यान आपको बहुत रखना है, ठीक। अब इसके बाद a इंटू सी कर लीजिए। a इंटू सी कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। a इंटू सी -24 आ गया। अब b 10 को हमको इस तरीके से करना है दो पदों में कि जोड़ने पे जो है वह आपका 10 आए और गुणा करने पे -24, यानी कि एक संख्या को हमको नेगेटिव लाना पड़ेगा। जब हमको गुणा नेगेटिव लाना है और दो पदों के गुणा से हमको लाना है तो एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, ऋणात्मक रखना पड़ेगा। तो 1 और 24 लाना है और जोड़ जो है वह 10 के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसको हम ले सकते हैं 12 और -2। 12 और -2, 12 में से -2 कर देंगे 10 आ जाएगा और गुणा करेंगे -24 आएगा। यानी कि ये आपका जो 3x² है, धन 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 -2 भी लिख सकते हैं। धन 10 की जगह 12 -2 लिख सकते हैं और गुणे x -8, या सीधे सीधे आप लिख लीजिए 3x² धन 12x -2x ऋण 8। देखिए सब वही रहा, बस 10x जो है उसके जगह क्या हो गया, 12x -2x। ऐसा क्यों किया हमने? हमने ऐसा किया कि गुणनखंड जो है वह हमारा हो जाए आसानी से। मतलब कि जो पद इस तरीके से जोड़ घटाने में लिखे हैं वो दो पद हमको गुणे के रूप में देखने को मिल जाए। अब कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पे 12x है। अब देखिए अंक में 3 और 12, 3 जो है वह दोनों जगह उपस्थित है, कॉमन ले सकते हैं, और x दोनों जगह है तो 3x कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ 3x² था, 2x थे, एक x बाहर निकाल लिया, एक यहाँ पे बच गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 था, 3 बाहर निकाल लिया, 12 था यानी कि 3 गुणे 4 था, जिसमें से 3 बाहर निकल गया, बचा क्या, 4। ये हो गया 4 और x बाहर जा चुका है पूरा पूरा, तो x धन 4 ये बच गया। 3x जब हमने इन दोनों पदों में से निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन होगा, -2। अब -2 चला गया तो बचा क्या, x धन में बचा और उसके बाद यहाँ से -2 जाएगा तो धन 4 बचेगा। तो x धन 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x धन 4 जो है वह कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह से निकाल लीजिए। अब बचा क्या, यहाँ पे 3x और यहाँ पे बचा -2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये जो है ये पद का जो गुणनखंड हो जाएगा वह x धन 4 और 3x -2 यही आ जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जो है इतने को हम इतना भी लिख सकते हैं। ये जो 3 पद जोड़ घटाने में लिखे थे, ये देखिए दो चीजें जो हैं वह गुणे के रूप में आ गई, यही गुणनखंड होता है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा जब आप एक बार इसको समझ जाओगे तो आपको करने में बहुत इजी लगेगा और इस पे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और बहुत अच्छे से आप इसको स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे 3 पद दिए गए हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तो जो चौथा पद आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन एक नेगेटिव है तो जो चौथा आएगा वो भी जो है वह नेगेटिव होगा, ठीक। यानी कि पेयर में रहेंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव या चारों नेगेटिव या चारों पॉजिटिव।
ठीक, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने घात 4 देख लिया, 2 देख लिया। इससे देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे घात से कोई विशेष फर्क नहीं है, क्योंकि जहाँ पे घात 2 होती है वहां पे 4 हो गई है, जहाँ पे 1 होती है वहां पे 2 हो गई है। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं, यहीं पे x² की जगह अगर मैं y लिख दूं, तो देखिए ये 15y² लिखा जाएगा और 3y लिखा जाएगा माइनस 18। अब इसका गुणनखंड आप नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। इसका भी गुणनखंड आप आसानी से ऐसे ही डायरेक्टली कर लोगे। लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये देखिए 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18। देखिए सब में अंक आ रहे हैं और सब में जो संख्याएं हैं वह 3 से कटने वाली है। तो 3 जो है वह आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका 5x⁴ प्लस x² माइनस 6। ठीक, इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 छक 30, ठीक है, और माइनस 30 आ रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो तोड़ना पड़ेगा इसको, वह जोड़े तो धन 1 आए और गुणा करे तो माइनस 30 आए। तो ये संख्याएं खुद अपने आप में देखिए आपको दे रही हैं। 6 और माइनस 5 और आप कर दोगे ना, तो आपको गुणा पे माइनस 30 मिल जाएगा और जोड़ने पे धन 1 मिल जाएगा, यानी कि 5x⁴ और यहाँ पे लिखेंगे हम 1x की जगह 6 माइनस 5x² लिखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको 5, 1 को हमने लिख दिया 6 माइनस 5, यानी कि 6x² और माइनस 5x² माइनस 6। देखिए x² की जगह हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 5x²। 6x² में से 5x² घट जाएगा, बचेगा क्या? x², यानी कि यही लिखा ही गया है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे चीजें आप कॉमन लेना स्टार्ट करिए। एक बढ़ा लीजिए ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए अंकों में तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, आपको x² कॉमन मिलेगा दोनों जगह। अब यहाँ पे बचा क्या? 5x² प्लस 6, और यहाँ पे माइनस कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, तो -1 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस नहीं प्लस 6, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद 3 गुणे में है, ये आपको दोनों जगह मिल गया, तो कॉमन ले लीजिए 5x² प्लस 6। इसके बाद यहाँ पे है देखिए x² और यहाँ पे है -1, जिसको भी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 के ऊपर आप कोई भी घात कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 ही रहता है। अब इसके बाद सॉल्व करिए, यहाँ पे कुछ लोग छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, जो कि एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ a की जगह है x और b की जगह है 1, तो इसको और आगे भी लिखा जा सकता है 5x² प्लस 6 और x² प्लस x² नहीं, और स्क्वायर हट जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस मझले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको चाहें तो ऐसे अब ये लिख सकते हैं 5x² प्लस 6 और x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। उसी तरीके से आप कर लोगे, घात से आपको नहीं डरना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो संख्या 18 क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने पर प्रतीकात्मक सूत्र
चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपको किस तरीके से निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये आपको बताना है। और प्रतीकात्मक सूत्र आपको लिखना है, यानी कि प्रतीकात्मक सूत्र मतलब कि शॉर्ट में जो लिखते हैं। और यह भी बताइए कि प्रतीक में कौन कौन सा अक्षर जो है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है उसको लिखते हैं ए, और बराबर होता है P इंटू पी मूलधन होता है 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये आपको मिश्रधन देता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, जहाँ पे a जो हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता है। a को एक्सप्लेन करके लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, और p जो हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है मूलधन, ठीक। r आपका दर हो जाता है, n जो होता है आपका समय हो जाता है, ठीक है। यही चार चीजें हैं, ए, पी, आर और एन, ठीक है। ये चारों चीजें आपने एक्सप्लेन कर दिया, यही आपको फॉर्मूला लिखना था। अब चाहे आप एन लिख दीजिए या टी लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो कुछ भी लिख दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 19। रुपए 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपए 400 का यानी कि मूलधन आपका हो गया 400, और जो दर हो गया वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। टी जो है वह 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये ध्यान रखिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला, जो पिछले आपने फॉर्मूला देखा उसमें बस माइनस पी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। ये कर दिया आपने। P कितना है 400 है, और 1 प्लस R कितना है 5% है, और बटे 100 टू द पावर 2 हो जाएगा 2 वर्ष समय, और P जो है वह 400 है। अब देखिए 400 और फिर 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और हर समान करेंगे। देखिए एक जोड़ में है, और ये एक धन 1/20 है, हर समान किया तो 20 आ गया, और ये 20 का गुणा इसमें होगा 20 धन 1 यानी कि 21/20, यानी कि 21/20 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 21/20 का 2 बार गुणा। अब देखिए 20 गुणे 20 है, 20 गुणे 20 कितना होता है 400 होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और फिर यहाँ पे 21 का वर्ग, या नहीं आपको याद है 21 का वर्ग, तो गुणा कर लीजिए, 21 एकन्नम 21, 21 दूनी 42, और 4 2 जो है हासिल लगा है आपका, तो 42 और 2 44, 441 माइनस 400, ये कितना आ जाएगा 41। तो इस तरीके से जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका वह 41 रुपए हो जाएगा 2 वर्ष का 400 रुपए मूलधन पे, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आप केवल ए वाला फॉर्मूला लगा करके पूरा मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए और बाद में माइनस पी कर लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। चाहे इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, मतलब यही -400 बाद में आपको करना रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 है हमारा। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपए 5000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। ठीक, देखिए हर्षिता ने एक बैंक में 5000 रुपए जमा किए हैं, और 2 वर्ष बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे यह बताना है, और बोल रहा है कि बैंक जो है वह 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 8% आपको अगर मिल रहा है, मान लेते हैं कि डिपॉजिट किया होगा हर्षिता ने, तो ये अच्छा रेट है। अगर आप लोग के पास भी कुछ धन हो तो आप लोग भी इस तरीके से आप करा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट एफडी, ठीक। लेकिन अभी इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि हर्षिता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपए जमा करती है, उसको कुल धन मिलेगा जो है वह चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा
ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर टी होता है। अब यही फॉर्मूला आप लगा लीजिए। ए बराबर हो जाएगा, हर्षिता ने कितने रुपए जमा किए मूलधन के रूप में, जो धन जमा किए वही मूलधन हो जाएगा 5000, और एक धन दर कितनी है 8% की और बटे 100, और समय कितने वर्ष बाद वह पैसा ले रही है 2 वर्षों बाद, तो ये हो जाएगा 2। अब सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 5000, और फिर ये देखिए ये 100 है, बटे में 100 है, ये ध्यान दीजिएगा 8/100। अब ऊपर नीचे अगर 4 से भी हम काटते हैं तो ये 8 दूनी 4 दूनी 8, और ये 4 पचीसइयां, ठीक, ये हो गया। और 25 और 2, ये जब हर समान करेंगे तो बटे में 25 आ जाएगा, ये 25 और 2 27, तो 27/25 का स्क्वायर होगा, यानी कि 27/25 का 2 बार गुणा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और 25 से काटेंगे 50 को 2 बार में, और ये 2 शून्य और है, 5000 को काटेंगे तो 200 आ जाएगा। फिर 200 को 25 से काटेंगे तो 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 8 गुणे 27 गुणे 27। अब इसको कैलकुलेट करिए और वर्ग वगैरह याद कर लीजिए आप लोग। 27 गुणे 27 ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 729 होता है। ठीक, अब 8 का गुणा कर लीजिए, 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23 के 3 हासिल लगा 2, 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा, और ये आपका कितना हासिल लगा था 2, तो ये 8 सत्ते 56 और 2 58, यानी कि ये आ गया 5832। यानी कि कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो 5832 रुपए जो है वह मिलेंगे, 5832। तो इस तरीके से हर्षिता को जो धन मिलेगा वह 5832 रुपए मिल जाएगा, यानी कि 832 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। ठीक है, 2 साल में, तो अच्छा रेट है, कोई खराब नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 हमारा, साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका ब्याज और मिश्रधन आपको दोनों निकालना है। साधारण ब्याज है, पहले ही लिख दिया है, और जो मूलधन है आपका वह 2500 है, और जो आपका दर है, रेट है, वह 6% है। समय जो आपका टी है वह 2 वर्ष 6 माह है, तो इसको वर्ष में अगर लिखें तो 2.5 वर्ष जो है वह लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो ब्याज इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा 2500 गुणे R6 और गुणे 2.5 और बटे में है 100, 2 शून्य काट दीजिए, ये हो गया। और इंटरेस्ट जो आपका आ जाएगा, देखिए 25 छक 150 होता है, और गुणे 2.5, फिर एक शून्य हट सकता है, ये शून्य इधर जाएगा, तो 15 गुणे 25 ये हो जाएगा। फिर गुणा कर लीजिए 15 का। अब इसके बाद देखिए 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपए ये इंटरेस्ट आ गया आपका। और इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो मिश्रधन जो हो जाएगा ए इक्वल टू जो हो जाएगा वह आपका P+I हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन और धन ब्याज। तो ये आपका ए जो आ जाएगा वह 2500 और प्लस कितना 375, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 7 8 और 2 2875 रुपए मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 2.5 वर्ष जमा किया 2500, तो इनको 375 रुपए ही मिले, जबकि पिछले प्रश्न में आपने देखा 2 ही साल के लिए जमा हुआ था
और 5,000 रुपये हर्षिता ने जमा किए थे और उनको 800 से अधिक रुपए मिले थे। ठीक है, तो ये है आपका घाटा। इस तरीके से साधारण ब्याज में आपको कम रुपए मिलते हैं, मूलधन पे ही रुपए मिलते हैं, जबकि उसमें हर साल मूलधन जो है वह बदल जाता है। मूलधन में ब्याज जुड़ता रहता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ तक प्रश्न संख्या 21 तक मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। देखिए कम लोगों तक वीडियो अभी पहुंच पा रही है, एग्जाम टाइम नहीं है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। एग्जाम टाइम में ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगी और एग्जाम टाइम में समय बचता नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कम कर पाते हो मैथ में, इसलिए बैक लग जाती है और बहुत दुख होता है। इतने मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट्स का बैक लगता है। जो लोग वीडियोस नहीं देख पाते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उन लोग को शेयर कर दीजिए, उन लोग तक पहुंचा रहेगा। तो कम से कम ये रहेगा ना कि आपने अपना काम कर दिया है, आपके दोस्त का बैक नहीं लगा है, आपके सहपाठियों का बैक बचा सकते हैं आप। ठीक, तो अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना है। कैसी लगी है क्लास, इस पे आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। और देखिए, जब आप और अधिक प्रशिक्षुओं तक हमको पहुंचाएंगे तो हमारा भी और इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम आपके लिए और प्रयास करें, अथक प्रयास करें। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषय का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे अंक लेकर के आइए। और इसी तरीके से हमारे ऐप का जो है वह लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो ऐप आपके लिए है, आपके सुविधा के लिए है। वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल रहा है, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको वहां पे पढ़ाई मिल रही है। तो कम समय में बेहतरीन तैयारी आप वहां पे कर सकते हैं, उसका लाभ जरूर उठाइए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप प्यार दुलार अपना देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।